हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जहाँ-जहाँ पॉलिटिकल साइंस का पेपर होता है या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई पेपर होता है, वहाँ-वहाँ पब्लिक एड के यानी लोक प्रशासन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे डीएसएसपी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हो, चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम हो या फिर अलग-अलग स्टेट के अंदर जो स्क्रीनिंग या टेट होते हैं, वहाँ भी पॉलिटिकल साइंस के अंदर पब्लिक एड के क्वेश्चन होते ही होते हैं और पब्लिक एड में तो होते ही होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आज उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हित समूह का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? हित समूह 2 समूह होते हैं। एक होते हैं हित समूह, एक होते हैं दबाव समूह। हित समूह को इंटरेस्ट ग्रुप बोलते हैं और दबाव समूह को प्रेशर ग्रुप बोलते हैं। हित समूह का काम सिर्फ अपने लोगों के हितों की रक्षा करना है, लेकिन दबाव समूह का काम दबाव डालकर रक्षा करना है। दोनों के अंदर बहुत अंतर है। वो एक प्रकार से उग्रवादी टाइप हो जाएंगे, उनको हम लोग गर्म दल वाले मानेंगे, या फिर वो अलग-अलग हथकंडे अपनाकर अपने दलों की मदद करते हैं, अपने ग्रुप की। लेकिन इंटरेस्ट ग्रुप वाले लोग शांतिपूर्ण विचारों में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो हित समूह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सब हित की पूर्ति करना, सभी के हितों की पूर्ति करना। क्वेश्चन नंबर 2, दबाव समूह कैसे होते हैं? दबाव समूह स्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं, या फिर दोनों टाइप के होते हैं, या कोई नहीं होते हैं? दोस्तों, ये दोनों टाइप के होते हैं। कुछ दबाव समूह स्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी होते हैं। स्थायी होते हैं जैसे फिक्की जैसे संगठन है, और अस्थायी ऐसे संगठन जो एक बार किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए, उसके बाद वो खत्म हो गए, तो फिर आगे उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 3, गैर संगठन दबाव समूह का आधार क्या होता है? गैर संगठन दबाव समूह का आधार क्या होता है? वर्ग होता है, पंथ होता है, सजातीयता होती है। क्योंकि गैर संगठन सबाव दबाव समूह जो हैं, वो किसी भी विशेष वर्ग के होते हैं, किसी विशेष धर्म के भी हो सकते हैं, किसी विशेष जाति के भी हो सकते हैं, किसी विशेष संप्रदाय के भी हो सकते हैं, किसी विशेष पंथ के भी हो सकते हैं। तो ये चीज याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? इसने पूछा कि सही नहीं है। एक दबाव समूह औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है, ठीक है। एक दबाव समूह एक राजनीतिक दल के माध्यम से एक दबाव समूह एक राजनीतिक दल के माध्यम से बिल्कुल करता है, क्योंकि दबाव समूह खुद काम नहीं करेगा, राजनीतिक दल के पीछे रहकर वो काम करेगा। एक दबाव समूह एक हित समूह नहीं होता है। एक दबाव समूह एक हित समूह नहीं होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो है वो डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, किसने दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य, देखिए गुमनाम साम्राज्य किसे नाम दिए गए हैं? गुमनाम साम्राज्य, आदर्श सरकार, ये दबाव समूह के नाम है, उपनाम दिए गए हैं। किसने दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है? दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य फाइनर के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, दबाव समूह को आदर्श, देखिए आदर्श सरकार, हिडन गवर्नमेंट किसने कहा है, या कौन इसको ऐसा मानता है? आंसर आ जाएगा मैकलिनन। मैकलिनन ने दबाव समूह को आदर्श सरकार कहा है, और फाइनर ने इन्हीं दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है, क्योंकि इनका साम्राज्य एम्पायर बहुत बड़ा होता है, जैसे फिक्की जैसे संगठन, जिसमें भारत के सारे उद्योगपति हैं। अब इंडिया के अंदर आप देखोगे, दुनिया के सभी देशों में आप ये हाल देख सकते हो, जहां जहां डेमोक्रेसी है, जब जब चुनाव होता है, ये दबाव समूह है अपना पैसा अपनी अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टियों पर लगाते हैं, राजनीतिक दलों पर लगाते हैं, और पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। और जब वो उनके पसंद की पार्टी सत्ता में आती है, तो ये अपनी मर्जी के कानून बनवाते हैं। देखा होगा आपने बहुत बार, हर कोई, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबके ऊपर ये प्रेशर रहता है कि उद्योगपतियों के कर्जों को माफ किया जाए। और आमतौर पर पूरे भारत की जनता की शिकायत भी होती है कि आप लोग गरीब इंसान का नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते हैं। तो ऐसे प्रेशर ग्रुप जो हैं भारत में अभी मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह को गैर सरकारी शासन की संज्ञा दी है? दबाव समूह को गैर सरकारी शासन की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? आंसर आएगा लैम्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 8वां, दबाव समूह को लॉबी कहा जाता है। दबाव समूह को किस देश में लॉबी कहेंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में दबाव समूह को क्या कहा जाता है? लॉबी कहा जाता है, क्योंकि लॉबिंग करते हैं। और लॉबिंग क्या होती है? लॉबिंग होती है जब भी कुछ समूह के लोग अपने फेवर में काम करने के लिए साम दाम दंड भेद से कोशिश करते हैं, उसे लॉबिंग कहता है। भारत में भी आप देखोगे, भारत के अंदर भी वैसे लॉबिंग की जाती है, बट दबाव समूह को भारत में लॉबी नहीं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, दबाव समूह का सर्वाधिक प्रचलन किस शासन में होता है? दबाव समूह का सबसे ज्यादा प्रचलन दोस्तों प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी में होता है। क्वेश्चन नंबर 10,
साधारणतः दबाव समूह का विस्तृत प्रतिरूप क्या माना जा सकता है? जनरली जो प्रेशर ग्रुप है उसका विस्तृत प्रतिरूप क्या माना जा सकता है? आंसर आ जाएगा दल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन दबाव समूह को हित समूह की संज्ञा देता है? दबाव समूह को हित समूह किसने कहा है? कोकोविज ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 12, दबाव समूह की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, कौन लगाते हैं? दबाव समूह की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह अभिजनवादी लोग लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऑमंड द्वारा किए गए दबाव समूह के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑमंड ने दबाव समूह का जो क्लासिफिकेशन किया है, जो वर्गीकरण किया है, उसमें इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? संस्थागत दबाव समूह तो उसने बनाए हैं, समुदायात्मक भी बोला, असमुदायात्मक बोला, उसने असंस्थात्मक जो दबाव समूह है उनका वर्णन जो है, जिक्र जो है, उन्होंने नहीं किया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14वां 14, क्वेश्चन नंबर 14, द गवर्नमेंट प्रोसेस पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड पब्लिक ओपिनियन, ये किसकी पुस्तक है, किसकी रचना है? नाम दोबारा ध्यान से देख लीजिएगा, द गवर्नमेंट प्रोसेस पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड पब्लिक ओपिनियन, ये किसकी रचना है? दोस्तों ये एक ऐसी रचना है जिसको डेविड ट्रूमैन ने रचा था, उसी की रचना है ये। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी एक दबाव समूह की भूमिका नहीं है? दबाव समूह की भूमिका इनमें से कौन सी नहीं है? अपनी हित वृद्धि के लिए चुनाव लड़ना, ये नहीं है, चुनाव नहीं लड़ते दबाव समूह कभी भी। क्वेश्चन नंबर 16, दबाव समूह की कार्यविधि बताएं। दबाव समूह अपनी कैसी कार्यविधि रखते हैं? वो अनुनयन भी करते हैं, वो सौदेबाजी भी करते हैं, वो सीधी कार्यवाही भी करते हैं, यानी सारे हथकंडे दबाव समूह अपने कामों के लिए अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन समस्त शासन प्रणालियों में दबाव समूह का कार्य करती है? सारी शासन प्रणालियों में दबाव समूह का कार्य कौन करती है? सेना करती है भाई। कोई भी शासन प्रणाली हो, दबाव समूह का काम सबसे ज्यादा कौन करता है? सेना करेगी। क्यों? क्योंकि सेना किसी भी प्रकार की शासन प्रणाली हो, सेना का रोल वही होता है, सेना का काम वही रहता है, तो सभी के अंदर ही दबाव का काम ये ऑटोमेटिकली करते हैं और करना भी चाहिए देश की एकता अखंडता के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, किसने हित समूह और दबाव समूह में कोई अंतर ही नहीं माना? कौन सा ऐसा रहा है भाई जिसने हित समूह और दबाव समूह में कोई अंतर माना ही नहीं है? जीन बलेंडल ने नहीं माना, माइनर ने भी नहीं माना, ये तो तीनों एक जैसे हो गए, रॉबर्ट मॉन भी सेम है, तो इन तीनों ने ही नहीं माना है। क्वेश्चन नंबर 19, राजनीतिक दल और दबाव समूह में मुख्य अंतर बताएं। राजनीतिक दल और दबाव समूह में एक सबसे मुख्य अंतर क्या होता है? उद्देश्य का अंतर दोनों में होता है, सदस्यता का भी होता है, निर्वाचन का भी होता है, सभी अंतर होते हैं भाई। सबके ये तीनों काम अलग अलग दोनों के होते हैं। दबाव समूह के अपने होते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दलों के अपने होते हैं। नेक्स्ट, दबाव समूह की क्रियाविधि बताओ। 20वां क्वेश्चन, दबाव समूह की क्या क्रियाविधि होती है? चुनाव, प्रचार, न्यायिक कार्यवाही। दबाव समूह की क्रियाविधि, दोस्तों सभी क्रियाविधि से होकर ये गुजरते हैं अपने अपने लेवल पर। क्वेश्चन नंबर 21, दबाव समूह हेतु प्रयुक्त होने वाला अन्य समानार्थी शब्द बताएं। दबाव समूह के लिए और कौन सा शब्द जो है वो यूज होता है? दबाव समूह को लोबीज भी कहते हैं, गुट भी कहते हैं, गैर सरकारी संगठन भी कहते हैं, तो आपका आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22वां, द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, ये किसकी रचना है? यह रचना दोस्तों मॉरिस जोन्स की है। क्वेश्चन नंबर 23, दबाव समूह और राजनीतिक दल में सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है? दबाव समूह राजनीतिक दल में सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो जनमत जागृत करते हैं, ये नहीं 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 नहीं, अंतर नहीं होगा। ये नीति संबंधी निर्णय नहीं होगा। सत्ता प्राप्ति, राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए काम करते हैं भाई, लेकिन दबाव समूह का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं होता है, पर्दे के पीछे के खिलाड़ी होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राजनीति में संस्थागत दबाव समूह का उदाहरण बताएं। इंडियन पॉलिटिक्स में जो संस्थागत दबाव समूह है उसका कोई उदाहरण आपको बताना है। कांग्रेस संसदीय बोर्ड, नौकरशाही, सेना, आंसर सभी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसे दबाव समूह माना जा सकता है? किसको दबाव समूह आप कह सकते हैं? राष्ट्रीय आरएसएस नहीं, भारतीय सेवा समाज नहीं, अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं, भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस, ये है भाई दबाव समूह इंडिया के अंदर। क्योंकि नॉर्मली आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर, क्योंकि संगठन आपको सब जैसे एक जैसे लगते नजर आएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको ध्यान इन चीजों में रखना पड़ेगा कि कौन सा है और कौन सा आपका नहीं है, तभी जाकर के आप राइट आंसर के ऊपर
पहुंच पाएंगे। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चनों को एक बार थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको लगेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर बात बन रही है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। यहाँ भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के काफी सारे क्वेश्चन है, ब्यूरोक्रेसी से लेकर के, खास करके ब्यूरोक्रेसी से लेकर के, नौकरशाही से लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आमतौर पर पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों को भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि जितने भी एग्जाम्स में आप लोग अपीयर होते हैं वहां पर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी बिल्कुल ना हो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नौकरशाही का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द ब्यूरोक्रेसी किस भाषा से लिया गया है? जो ब्यूरोक्रेसी शब्द है यह फ्रांसीसी भाषा से लिया गया एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2। नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम समाजशास्त्री कौन था? नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम समाजशास्त्री कौन था? आपको नाम बताना है तो आंसर आ जाएगा आपका मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 3। संरक्षणवादी नौकरशाही जिसको आप लोग पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं उसका परंपरागत घर जो है वो कौन सा देश रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में कौन नौकरशाही का प्रकार नहीं है? नौकरशाही का प्रकार कौन नहीं है इनमें से? तो आप देखिए अभिभावक, नस्लीय, जातीय, संरक्षक। तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाना चाहिए, नस्लीय नौकरशाही। क्वेश्चन नंबर 5। नौकरशाही को स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक के रूप में स्वीकार किसने किया? नौकरशाही को स्वतंत्रता के मार्ग में एक बाधक के रूप में किसने स्वीकार किया? आंसर आ जाएगा लास्की ने। क्वेश्चन नंबर 6। नौकरशाही संगठन में अधिकारियों की सत्ता आधारित होती है। अधिकारियों की जो सत्ता है वो किस पर आधारित होती है? कानून के ऊपर ये जो है वो आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7वां है। आधुनिक राज्य में नौकरशाही निम्नलिखित में से किसका रूप है? आधुनिक राज्य में नौकरशाही जो है वो तर्कशील विधिक प्राधिकरण यानी RLA रैशनल लीगल अथॉरिटी का रूप है। क्वेश्चन नंबर 8वां। अभिभावक नौकरशाही की शुरुआत कहां से हुई है? अभिभावक नौकरशाही जो है उसकी शुरुआत कहां से हुई है? संयुक्त राज्य अमेरिका की असैनिक सेवा से हुई है। 9वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में नौकरशाही की कौन सी विशेषता नहीं है? नौकरशाही की कौन सी विशेषता नहीं है? कानूनी सत्ता इसमें नहीं होती है। 10वां क्वेश्चन। विकास नौकरशाही पारंपरिक नौकरशाही से भिन्न होती है, ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन आपको बताना है क्योंकि इसमें सामान्यज्ञों की अपेक्षा विशेषज्ञ होते हैं, इसमें जनरल लोगों की बजाय एक्सपर्ट ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सारे के सारे वो क्वेश्चंस होंगे जो आपने अलग अलग एग्जाम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल के पेपर में देखे होंगे, क्योंकि जब पॉलिटिकल साइंस की हम तैयारी करते हैं तो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले पोर्शन को थोड़ा सा कमजोर छोड़ देते हैं और वहीं पर हमारा जो सिलेक्शन का जो गेम है वो बिगड़ जाता है। तो किसी भी हालत में हम इसको कमजोर नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। नौकरशाही है, नौकरशाही क्या है? नौकरशाही क्या है? प्राचीन संस्था है, आधुनिक संस्था है, मध्यकालीन संस्था है या 19वीं सदी की संस्था है? दोस्तों नौकरशाही जो ब्यूरोक्रेसी है वो मध्यकालीन संस्था है। क्वेश्चन नंबर 12। किस विचारक ने नौकरशाही को प्रशासन के लिए वरदान माना है? कौन सा नौकरशाही विचारक है जिसने नौकरशाही को प्रशासन के लिए वरदान माना है? आंसर आएगा मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 13। भारत के अधिकारी तंत्र की प्रमुख विशेषता बताओ। भारत के अधिकारी तंत्र की प्रमुख विशेषता भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, प्रशासन का राजनीतिकरण या फिर उपयुक्त तीनों। आपका डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14। लोक सेवा की अनामता से तात्पर्य क्या है? लोक सेवा की अनामता से क्या तात्पर्य है? प्रशस्ति की आवश्यकता इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्वों की आड़ में नौकरशाही पनपती है, ऐसा कथन किसका है? यह कथन रैमजे म्योर का है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण समूह संसदीय लोकतंत्र में नौकरशाही से संबंधित है किंतु कार्यकारिणी की शाखा के रूप में मंत्रालय से नहीं है? तटस्थ और स्थायी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17। संयुक्त राज्य अमेरिका में लूट प्रणाली अपनी चरम सीमा पर कब से कब तक रही थी? तो आपको डेट टाइम पीरियड बताना है। 1829 से 1883 आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। 18वां क्वेश्चन देखिए। किसने नौकरशाही को कुलीन तंत्र कहा है?
नौकरशाही को एक कुलीन तंत्र किसने कहा है? आंसर आ जाएगा विल्सन ने। क्वेश्चन नंबर 19, नौकरशाही के प्रमुख आलोचकों में से एक है। नौकरशाही के प्रमुख आलोचकों में से नंबर एक कौन आएगा? विलोबी ने तो नहीं किया, मैक्स वेबर भी नहीं था, फाइनर भी नहीं था, रैमजे मेयर ने आलोचना की है। क्वेश्चन नंबर 20, लॉर्ड ह्यूवर्ट के अनुसार नौकरशाही की शक्ति और सत्ता की विशेषता आपको बतानी है। अभिजन शासन। क्वेश्चन नंबर 21, फुलटन समिति की सिफारिशों का संबंध इनमें से किससे है? फुलटन समिति ने किसके बारे में सिफारिशें की हैं? भर्ती, रिक्रूटमेंट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसको माना जाता है? इंडिया में नागरिक सेवा का जनक जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, वेबर के सत्ता के 3 रूपों में से कौन सा एक रूप नहीं है? वेबर के सत्ता के 3 रूपों में कौन सा एक नहीं है? व्यवहारवादी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, कार्यपालिका स्थायित्व कहां पर अधिक है? कार्यपालिका स्थायित्व कहां पर अधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। 25वां क्वेश्चन, किसने अपनी परिभाषा में नौकरशाही को स्वतंत्रता का विरोधी बताया है? नौकरशाही को स्वतंत्रता का विरोधी किसने बताया? लास्की ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 26, नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्ति से लोकतांत्रिक व्यवस्था को कोई विशेष खतरा नहीं है, क्योंकि अंतिम जो सत्ता होती है वो जनता के पास होती है। ये उसके फेवर में कहा गया एक कथन है, जो कि किसी भी चीज की आलोचना और समर्थन दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27वां, हाल के वर्षों में निम्नलिखित में से किस कारक ने नौकरशाही की शक्तियों की वृद्धि में योगदान बिल्कुल नहीं दिया है? किसने हाल ही में नहीं दिया है? सत्ता के केंद्रीकरण की दिशा में बढ़ती प्रवृत्ति ने। क्वेश्चन नंबर 28, सबसे अधिक कठोर प्रतिबंध किस देश के लोक सेवकों पर हैं? सबसे अधिक कठोर प्रतिबंध जो फ्रांस के लोक सेवकों पर हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय लोक सेवाओं में योग्यता का सिद्धांत कब से शुरू हुआ? भारतीय लोक सेवाओं में योग्यता का जो सिद्धांत है वो कब से शुरू हुआ? ये आपको बताना है। भारतीय लोक सेवकों में योग्यता का जो सिद्धांत की बात हो रही है वो कब से शुरू हुआ? 1853। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने कहा है अधिकारी तंत्र न नायक है और न खलनायक है? अधिकारी तंत्र जो है वो न नायक है और न ही खलनायक है, लास्की ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय लोक सेवा में वर्ग विभाजन किसने प्रारंभ किया था? भारतीय लोक सेवा में वर्ग विभाजन जो है ब्रिटिश वासियों ने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में नौकरशाही की विशेषता कौन सी नहीं है? नौकरशाही की कौन सी विशेषता नहीं है? स्थायित्व इसमें होता है, तटस्थता होती है, गोपनीयता होती है, अक्षमता नहीं होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये वो क्वेश्चन थे जो पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन थे। सारे के सारे पॉलिटिकल साइंस के लगभग 2 से 2,500 के बीच, यानी 2,500 के आसपास जो अगर एमसीक्यू आपको चाहिए 2500 के आसपास, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।